WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, जिसकी दुनिया भर में करोड़ों फैंस हैं और आए दिन इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। WWE के सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो इनके इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर ही 220 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि 188 कंट्रीज की पॉपुलेशन भी इससे कम है। लेकिन WWE की ये ऑडियंस 3 ग्रुप्स में बटी हुई है। पहला ग्रुप वो है जो ये समझते हैं कि WWE एक रियल रेसलिंग इवेंट है और इसमें शो से लेकर रेसलर्स की मूव्स तक सब रियल होती हैं। और दूसरे वो हैं जो ये समझते हैं कि WWE रियल भी है और फेक भी। यानी उनका मानना है कि WWE के जो इवेंट होते हैं वो सब स्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन उनमें जो रेसलर्स मूव्स परफॉर्म करते हैं वो सब रियल होती हैं। और तीसरा ग्रुप वो है जो ये समझता है कि WWE टोटली फेक है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वाकई WWE में लड़ी जाने वाली लड़ाई रियल में लड़ी जाती है या फिर ये एक स्क्रिप्टेड शो है जिसे सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए देखा जा सकता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे WWE के पीछे की सच्चाई के बारे में। अगर आप WWE के फैंस हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको आज बताएंगे कि WWE फैंस का कौन सा ग्रुप सही है और कौन सा गलत। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आपकी इस सपोर्ट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब प्रोफेशनल रेसलिंग अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों में छोटी छोटी प्रमोशंस के तौर पे होती थी। ये रेसलिंग सिर्फ छोटे छोटे लोकल इवेंट्स तक ही महदूद थी और इन्हीं कंपनीज में से एक कंपनी थी कैपिटल रेसलिंग कॉर्पोरेशन, जिसे ओन करते थे विंस मैकमैन सीनियर। आगे चल के 1982 में इस कंपनी को विंस मैकमैन से खरीद लिया उन्हीं के बेटे विंस मैकमैन जूनियर ने, और इसका नाम रख दिया WWF यानी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन। विंस मैकमोहन जूनियर का विजन था कि रेसलिंग को सिर्फ एक लोकल एंटरटेनमेंट से बढ़कर एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन बना देना। इसके लिए उसने सबसे पहले अमेरिका के रीजनल रेसलिंग प्रमोशंस को एक साथ मिलाया। ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि उस जमाने में हर रीजन अपनी एक अलग रेसलिंग प्रमोशन रखता था। फिर मैकमोहन ने टीवी पर रेसलिंग शो शुरू किए, जैसे मंडे नाइट रॉ वगैरह। मैकमोहन का मकसद था कि रेसलिंग को सिर्फ एक खेल से ज्यादा एक एंटरटेनमेंट शो बनाना। उसने रेसलर्स को बड़े बड़े रैगिंग कैरेक्टर्स में डाला, जैसे हल्क होगन, मैको मैन, रैंडी स्वाज और आंद्रे द जायंट वगैरह। ये कैरेक्टर्स इतने मशहूर हुए कि लोग इन्हें रियल हीरोज की तरह देखते थे। उस एरा की रेसलिंग आज की रेसलिंग से काफी मुख्तलिफ थी। उस दौर में लोग रेसलिंग को एंटरटेनमेंट के साथ साथ रियलिटी शो की तरह देखते थे। उनकी नजर में ये शायद हकीकी लड़ाई थी और ये रेसलर्स आपस में वाकई एक दूसरे के दुश्मन थे। 1980 से लेकर 1990 का दौर WWF के लिए एटीट्यूड एरा के नाम से जाना जाता था। इस टाइम में कई बड़े रेसलर्स और मेमोरेबल इवेंट्स ने इस कंपनी को काफी पॉपुलर बनाया और रेसलिंग को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे मजबूत बनाया। यही वो दौर था जिसमें रेसलिंग के बड़े बड़े स्टार्स जैसे स्टोन कोल्ड, स्टीव ऑस्टिन, द रॉक, हल्क होगन, DX और केन जैसे सुपरस्टार्स ने अपना डेब्यू किया। वैसे तो WWF ने अब तक अमेरिका की सभी छोटी बड़ी कंपनियों को खरीद लिया था, लेकिन मार्केट में उनका एक कॉम्पिटिटर भी था। वो था WCW यानी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। WCW अपने आप में एक बहुत बड़ी रेसलिंग प्रमोशन थी। इसमें रेसलिंग के कुछ सबसे बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे स्टिंग, रिक फ्लेयर और लेक्स लॉगर वगैरह। फिर 1990s के एंड में WCW ने WWF से कुछ बड़े स्टार्स को भी छीन लिया, जैसे हल्क होगन, रैंडी स्वाज, स्कॉट हॉल और केविन नाश वगैरह, जो मिलकर द आउटसाइडर्स के नाम से मशहूर हुए। इससे WCW की पॉपुलैरिटी में काफी इजाफा हुआ और WWF के लिए एक नया चैलेंज खड़ा हो गया। WCW ने मंडे नाइट वॉर्स के नाम से एक मशहूर कंपटीशन शुरू किया, जिसमें WWF के मंडे नाइट रॉ को काउंटर करने के लिए उन्होंने मंडे नाइट रॉ शो लॉन्च कर दिया। ये दौर रेसलिंग की तारीख का सबसे कंपटीशन वाला वक्त था। लेकिन फिर 2001 में WCW फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का शिकार हुई, जिससे उनकी परफॉर्मेंस में भी असर पड़ा और WCW की पॉपुलैरिटी भी कम होती चली गई। वहीं WWF की स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ने व्यूअर्स को ज्यादा अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से WWF ये कंपटीशन जीत गई। और साल 2001 में ही WWF के CEO विंस मैकमोहन ने WCW को खरीद लिया और 2002 में उन्होंने WWF का नाम बदल के WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट रखा और यहाँ से WWE का एक नया दौर शुरू हुआ। WWE ने अपने आप को एक एंटरटेनमेंट जायंट के तौर पर एस्टेब्लिश किया। WWE अब सिर्फ रेसलिंग तक महदूद नहीं थी, बल्कि एक वाइड रेंज के एंटरटेनमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड कर रही थी। अब आ जाते हैं इस वीडियो के अगले पॉइंट पे, यानी WWE कैसे फेक है, कैसे रियल दिखाई जाने वाली मूव्स कुछ ट्रिक्स की बेस पे परफॉर्म की जाती हैं और कैसे WWE के शोज का एक एक सेगमेंट पहले से ही स्क्रिप्टेड होता है। सोचिए, आप एक फिल्म देख रहे हैं जिसमें एक्शन, ड्रामा, हीरो, विलन और सस्पेंस है। WWE भी कुछ ऐसी ही चीज है, लेकिन इसका स्टेज एक रेसलिंग रिंग है। यहाँ हर रेसलर एक किरदार अदा करता है, चाहे वो हीरो हो या विलन। उनकी कहानियां, लड़ाइयां और राइवलरीज पहले से लिखी जाती हैं और ये सब कुछ स्क्रिप्ट राइटर्स और क्रिएटिव टीम कर रही होती है। इसके अलावा मैच में मौजूद रेफरीज भी मैच को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। कब, कहां, कौन सी मूव करनी है, ये सब वो लोग रेसलर्स को बता रहे होते हैं।
इस बात को एग्जांपल से समझिए इस क्लिप में। यहाँ पे एक मैच के दौरान WCW के रेसलर अटैक कर देते हैं WWF के रेसलर्स पर और रिंग के बाहर पूरी तरह डोमिनेंस नजर आ रही होती है WCW के रेसलर्स की। लेकिन तभी एंट्री होती है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की और वो आते ही जहाँ जहाँ WCW के रेसलर्स WWF के रेसलर्स को मार रहे होते हैं वो उन्हें बचाते हैं। और एंड में रिंग में जहाँ 20 से ज्यादा रेसलर्स मौजूद थे, जिनमें WWF के अंडरटेकर, केन, ट्रिपल एच, रॉक, कर्ट एंगल जैसे बड़े बड़े रेसलर्स भी पिट रहे थे, वहीं अकेले स्टोन कोल्ड ने पूरे रिंग को WCW के रेसलर्स से खाली करवा दिया, वो भी सिर्फ अपनी एक मूव स्टनर से। इसके अलावा एक और मैच की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। जैसे ये मैच देखें, यहाँ रैंडी ऑर्टन एक मैच जीतने के बाद अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं और वहीं अचानक से अंडरटेकर की एंट्री हो जाती है और अंडरटेकर को देख के सबकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे उन्होंने अपनी मौत को सामने देख लिया हो। सब खुद ही रिंग को छोड़ के भागने लगते हैं और अंडरटेकर पूरे रिंग को अकेले ही खाली कर देते हैं। दोस्तों ये तो थी एक्टिंग और सस्पेंशन क्रिएट करने की बात। अब बात करते हैं रिंग में परफॉर्म होने वाली मूव्स की। जब आप रेसलर्स को रिंग में लड़ते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये रेसलर्स शायद हकीकत में एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये सभी मूव्स पहले से रिहर्स की जाती है। रेसलर्स को असल में भी चोट लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक रेसलर दूसरे को स्लैम करता है तो एक्चुअली वो दोनों इस मूव को सेफली एग्जीक्यूट करने के लिए साथ काम कर रहे होते हैं। गिरने वाला रेसलर जानता है कैसे गिरना है ताकि चोट कम से कम लगे और उठाने वाला रेसलर उसको सपोर्ट करता है ताकि मूव असल और इम्पैक्टफुल लगे लेकिन किसी को नुकसान ना हो। अब आप सोच रहे होंगे रेसलर्स को अगर ये मूव इफेक्ट नहीं करती तो उनका ब्लड कैसे निकलता है। काफी सारे मैचेस में हमें ये दिखाया जाता है कि रेसलर्स खून में लथपथ होते हैं। क्या ये ब्लड रियल होता है? दोस्तों इस चीज के लिए भी एक ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए पहले के टाइम में तो ये ब्लड बिल्कुल रियल होता था, रेसलर्स खुद अपना ब्लड निकालते थे। इस चीज को करने से पहले रेसलर्स को मैच से पहले एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है जिससे कि रेसलर्स को पेन ना हो और जहां कट लगना है वहां ब्लड जमा हो जाए, और रेसलर्स को एक ब्लेड दे दिया जाता है जिससे कि वो कट मार के ब्लड निकाल सके। अक्सर रेसलर्स उस ब्लेड को अपनी रिस्ट बैंड में छुपाते हैं। इसके अलावा कुछ रेसलर्स को ब्लेड रेफरीज की तरफ से भी दिया जाता है और फिर जब ब्लड का सीन परफॉर्म करना होता है तो रेसलर अपने आप को कट मार के ब्लड निकालता है। ऐसा हमेशा उस टाइम किया जाता है जब कैमरे का फोकस उन पर ना हो या फिर वो किसी ऐसी जगह पे हो जिस वक्त ऑडियंस का ध्यान उन पर ना हो। लेकिन कई बार ये भी देखा गया कि मैच के दौरान रेफरीज उन्हें ब्लेड देते हुए कैमरे में पकड़े गए हैं। और दूसरा तरीका है ब्लड कैप्सूल्स। आज के टाइम में मोस्टली ब्लड सीन्स के लिए ब्लड कैप्सूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जब रेसलर्स को ब्लड सीन करना होता है तो उनके पास पहले से ही ब्लड कैप्सूल मौजूद होता है, तो उस ब्लड कैप्सूल को वो सीन के वक्त कट मार के अपने सर पे लगाते हैं जिससे ऐसा लगता है कि उनके सर से खून निकलने लग रहा है, या फिर वो लोग उस ब्लड कैप्सूल को अपने मुंह में रख के चबाते हैं जिससे ऐसा लगता है कि उनके मुंह से खून बह रहा है। जैसे इस क्लिप में देखें, एक मैच के दौरान ब्रॉक लेसनर सेथ रॉलिंस को F5 लगा रहे होते हैं, तो उससे पहले सेथ रॉलिंस अपने मुंह में कैप्सूल रखते पकड़े गए और F5 लगने के बाद उनके मुंह से ब्लड आने लगा। दोस्तों अब ऐसा नहीं है कि हमेशा ही फेक ब्लीडिंग का इस्तेमाल किया जाता हो। कई बार इंसिडेंटली रियल में रेसलर्स को चोट लगने की वजह से भी ब्लड निकलने लगता है। अब बात करते हैं उन इक्विपमेंट्स की जो WWE के मैचेस के दौरान इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे चेयर्स, लैडर्स, टेबल्स वगैरह। क्या ये रियल होते हैं? इसका जवाब है हाँ, रियल तो होते हैं, लेकिन उनका मटेरियल बहुत लो वेट का होता है जिसके इस्तेमाल से रेसलर्स को कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे बात करें चेयर्स की, तो ये चेयर्स असली दिखने के बावजूद असल मेटल चेयर्स से काफी हल्की होती हैं। जब रेसलर्स एक दूसरे को चेयर से हिट करते हैं तो वो स्पेसिफिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं ताकि नुकसान कम से कम हो। मसलन चेयर को उस जगह पे मारा जाता है जहाँ इम्पैक्ट से नुकसान सबसे कम हो, जैसे अपर बैक या शोल्डर्स। और जब सर पे चेयर को मारा जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि चेयर का सेंटर का हिस्सा सर पे लगे, क्योंकि वो हिस्सा सबसे हल्का होता है। ये इम्पैक्ट बिल्कुल वैसा होता है जैसे आप किसी के सर पे प्लास्टिक बोतल मार रहे हो। इसके अलावा रेसलर्स अपने मूव्स को ऐसे परफॉर्म करते हैं कि इम्पैक्ट ज्यादा दिखाई दे लेकिन असल में कम हो। इसके लिए वो अपनी स्पीड और फोर्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे इस क्लिप में देखें, इसमें अंडरटेकर एक रेसलर को चेयर शॉट मार रहा है उसकी नेक पे। देखने में ऐसा लग रहा है कि शॉट बहुत बुरी इंजरी कर देगा उस रेसलर को, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं। एक्चुअल में यहाँ पे एक ट्रिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ अंडरटेकर ने सिर्फ चेयर पे और उस रेसलर पे हाथ रखा हुआ है, जबकि चेयर का पूरा कंट्रोल उस रेसलर के पास है। जैसे उसने दोनों हाथों से चेयर को पकड़ा हुआ है, जब अंडरटेकर उसे नीचे मारता है तो वो खुद ही पुश होकर चेयर को नीचे लगाता है और गिर जाता है, जिससे हमें लगा कि अंडरटेकर ने उसकी नेक को चेयर पे मारा है। अब बात करते हैं टेबल्स की। दोस्तों WWE में टेबल्स का इस्तेमाल भी चेयर्स की तरह ड्रामा और एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है। टेबल को तोड़ना एक पॉपुलर और ड्रामेटिक एलिमेंट है, लेकिन इसमें भी सेफ्टी को मद्देनजर रखा जाता है। WWE में इस्तेमाल की जाने वाली टेबल्स पहले से ही थोड़ी कमजोर की जाती हैं ताकि ये टेबल्स आसानी से टूट सकें। इसीलिए जब कोई रेसलर इन पे गिरता है तो वो आसानी से टूट जाती है, जिससे इम्पैक्ट बहुत कम होता है। इसके अलावा रेसलर्स अपने गिरने का तरीका भी कंट्रोल करते हैं। वो ऐसे गिरते हैं जिससे उनके सर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी को कम से कम नुकसान पहुंचे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि रेसलर्स हमेशा टेबल्स के सेंटर वाले एरिया पे गिरते हैं। वो इसलिए कि वो टेबल का सबसे कमजोर हिस्सा होता है। ये टेक्निक इम्पैक्ट को बहुत कम करती है, जिससे चोट बहुत कम लगती है।
अब आ जाती है लैडर्स की बारी। लैडर्स हमें WWE के पेपर व्यू TLC में देखने को मिलती है। अब लैडर्स के साथ मूव्स को परफॉर्म करना चेयर्स और टेबल्स की तरह नहीं होता, बल्कि टेबल्स और चेयर्स के मुकाबले ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि WWE में इस्तेमाल होने वाले लैडर्स मजबूत और रिलायबल होते हैं। ये लैडर्स ऐसे बनाए जाते हैं कि वो बर्दाश्त कर सकें और इजीली टूट भी ना सकें। जब रेसलर्स लैडर को यूज करते हैं, चाहे वो ओपोनेंट पे अटैक करने के लिए हो या लैडर पे चढ़कर किसी चीज पे पहुंचने के लिए हो, वो इसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के करते हैं। लैडर्स के साथ जो भी एक्शंस किए जाते हैं वो रिहर्स्ड और प्लान्ड होते हैं। लैडर्स से गिरने या किसी को लैडर्स से गिराने के वक्त रेसलर्स स्पेशली ट्रेंड होते हैं कि कैसे सेफली गिरना है। इसमें भी टेबल्स और चेयर्स स्टंट की तरह इम्पैक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने और अपने अहम बॉडी पार्ट्स को बचाने का ख्याल रखा जाता है। कभी कभी अदर रेसलर्स या रेफरीज भी एज अ सपोर्टर काम करते हैं। उनका काम होता है कि लैडर्स को स्टेबल रखें और किसी भी हजार्डस सिचुएशन से बचाएं। इसके अलावा लैडर्स मैचेस को पहले से ही डिटेल में प्लान किया जाता है। इस प्लानिंग में हर एक स्टेप, मूव और गिरने के तरीकों को डिस्कस किया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, इन सभी टेक्निक्स और सेफ्टी मेजर्स की मदद से WWE अपने टेबल्स, लैडर्स, चेयर्स मैचेस को एक्साइटिंग बना पाता है। साथ ही रेसलर्स की सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। ये सब दिखाई देने में खतरनाक लगता है, लेकिन WWE असल रेसलिंग कंपटीशन की बजाय स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट का हिस्सा है। इसमें रेसलर्स बड़ी मेहनत और स्किल से अपने कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन ये स्क्रिप्टेड और केयरफुली प्लान्ड होता है ताकि ऑडियंस को एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट मिल सके। इसलिए WWE एक मिक्स ऑफ स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट और एथलेटिसिज्म है, जो फैंस के लिए एक यूनिक और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस पेश करता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आपकी इस सपोर्ट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में।